हेलो दोस्तों। ये 7 जून का जो द हिंदू है उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़ है वो आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें रेट कट किए हैं 50 बेसिस पॉइंट से। ठीक है, और सीआरआर को घटा है 100 बेसिस पॉइंट। तो सबसे पहले तो इसमें जानने वाली चीज़ ये है कि बेसिस पॉइंट क्या है। ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेसिस पॉइंट 0.01% होता है, या फिर उल्टा कर लो कि 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। यानी कि 50 बेसिस पॉइंट अगर कम किया है तो आधा परसेंट, 0.5%। ठीक है, और अगर 100 बेसिस पॉइंट कम किया है ना कि 1%, सीआरआर 4% था तो 3% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिस पॉइंट वाली चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि यूपीएससी जैसे आपने देखा होगा फॉर्मूला बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार, जिसमें कि प्राइमरी डिफिसिट वगैरह का पता होना चाहिए। तो मे भी हो सकता है आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, तो बेसिस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, या फिर उल्टा 1 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 0.01% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कम किया है, यानी कि 1% कम किया है, 3% पर लाने वाले हैं। और रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि आधा, 100 का आधा। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब इसमें मतलब ये जो न्यूज है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी हर 2 महीने में मीटिंग होती है ना, तो ये डेली न्यूज नहीं देखनी होती है हमें। इसके पीछे जो कंटेंट छुपा हुआ है स्टैटिक, वो पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली चीज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और ये जो रैपो रिवर्स रैपो ये क्या होता है, इसके अलावा और कौन से टूल्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कि भाई जो गवर्नमेंट ग्रोथ और इन्फ्लेशन, इन दोनों के लिए पॉलिसी जो लगाती है कि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ हो और इकोनॉमी में महंगाई कम रहे, इन्फ्लेशन कम रहे। तो दो पॉलिसी होती है, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की जाती है। बजट में आपने देखा होगा टैक्स का कम करना बढ़ाना, है ना, कितना पैसा किस स्कीम को जाएगा, किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। उसमें भी इन्फ्लेशन और ग्रोथ चेंज हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, मान लो आपको टैक्स बढ़ा दो, आप टैक्स रेट बढ़ा दो तो कंजम्पशन वगैरह कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट दे दो तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दे रही है, जैसे इस बार आपने बजट दिया हुआ, क्योंकि उनको कंजम्पशन बढ़ानी है। कंजम्पशन से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेंगी इन उस प्रोडक्ट को बनाने में, इन्वेस्ट करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इकोनॉमी को ऐसे समझते हैं आप। दूसरा जो पार्ट है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आपकी जो आरबीआई है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप ये चीज देखो। फिस्कल तो गवर्नमेंट देख रही है, मॉनेटरी पॉलिसी में पहले ये होता था कि आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करती थी, लेकिन उर्जित पटेल कमेटी ने बोला कि एक प्रॉपर कमेटी बनाते हैं 6 मेंबर की, जो कि इन्फ्लेशन को प्राइमरी टारगेट देगी, ग्रोथ को भी उसका टारगेट रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन प्राइमरी टारगेट होगा, प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दी जाएगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। अब ये कमेटी एक स्टेटूटरी बॉडी है, क्योंकि 2016 में फाइनेंस एक्ट, जो कि बजट के अंडर लाते हैं ना, फाइनेंस एक्ट मनी बिल होता है, उसमें आरबीआई एक्ट 1934 को, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। पहला कौन होता है भाई, आरबीआई का गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर, और तीसरा जो मेंबर होता है वो आरबीआई द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 3 आरबीआई के मेंबर हो गए, बाकी के 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, ताकि उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है या उनका जो ग्रोथ टारगेट है और इनकी इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर हो गए। अब क्या होता है कि मेजोरिटी से वोटिंग होती है, मान लो तीन 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 का टाई हो गया, तो टाई के टाइम पे कास्टिंग वोट गवर्नर का रहेगा, गवर्नर को एक और चांस दिया जाएगा। तो कास्टिंग वोट होता है, दोबारा चांस दिया जाता है। ठीक है, तो 3-3 के टाई हुआ तो गवर्नर 4-3 करके, कि भाई मान लो आरबीआई को कुछ और प्रायोरिटी रखनी हो, जनरली होता नहीं है बट फिर भी कंसेप्ट चलो आपको पता होना चाहिए। जो मेंबर होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किया जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका टेन्योर 4 साल का होता है। ठीक है, अब इस एक्ट में या जो कमेटी थी उसका मैंडेट ये था कि मिनिमम इनको 4 बार तो मिलना ही मिलना है साल में, क्वार्टर के हिसाब से, क्वार्टरली 3-3 महीने पे। लेकिन
ये अपनी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हर 2 महीने पे मिलते हैं, ठीक है, तो साल में 6 बार मिलते हैं। ये हो गई स्टैटिक नॉलेज। दूसरी चीज क्या हुई थी कि हर 5 साल पे एक टारगेट दिया जाएगा इनको, कमिटी को, वो टारगेट हर 5 साल पे रिवाइज होगा। अभी जो टारगेट है वो क्या है, 4+-2। ये क्या चीज है भाई, 4, जो सीपीआई इन्फ्लेशन किससे नापते हैं हम, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 4% से अगर इन्फ्लेशन डेविएट करता है तो 2% ऊपर जा सकता है, 2% नीचे। इन्फ्लेशन जरूरी भी है ग्रोथ के लिए, कि इन्फ्लेशन से ही पता चलता है ना, महंगाई होती है कि इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नुकसान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो फिर क्या होगा कि लोग, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो लोगों के उस पर भी हैम्पर होगा, खरीदने की पावर पे, ठीक है। तो इसलिए एक हेल्दी इन्फ्लेशन रहना चाहिए। वो कितना है, 4+-2, कि 6 तक जा सकता है और नीचे 2 तक रहना चाहिए। तो 4+2 यानी कि 6 उसकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है 4-2 2, ठीक है। ये है 4+-2 टारगेट, जो 5 साल का टारगेट है। इसको रिवाइज करके भी अभी इतना ही रखा है इन्होंने। तो इसमें हमें रहना चाहिए, और इनको ये बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि अगर 3 क्वार्टर में ये अपने टारगेट को मैच नहीं कर पाते तो इन्हें, मतलब एक तरह से वो देना पड़ता है जस्टिफिकेशन के क्यों नहीं कर पाए वो सब चीज़ें। अब क्या टूल्स यूज़ करते हैं ये इसको मेंटेन करने के लिए, तो एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब है कि ओवरऑल जो मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, कितना पैसा इकोनॉमी में रहना चाहिए, वो ओवरऑल मनी सप्लाई क्वांटिटेटिव टूल्स, एक क्वांटिटी को, ओवरऑल क्वांटिटी को, मनी को मैनेज करता है। क्वालिटेटिव क्या होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में, कि इस सेक्टर में हमें ज्यादा चाहिए, उस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से उसमें ज्यादा चाहिए, तो ये ओवरऑल क्वांटम को रेगुलेट करता है। ये क्वालिटी मतलब पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये उसकी जो जो क्रेडिट देना है किसी सेक्टर को, उसको रेगुलेट करता है। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें इनके पास 2 बहुत ही फेमस टूल हैं, रेपो, रिवर्स रेपो। अब रेपो क्या होता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। रेपो रेट पे, यानी कि क्या होगा कि गवर्नमेंट, पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, लिक्विडिटी कम करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी देगी, जिस सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड की तरह पे, कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है कि हमें पैसा दे दो, हम एक तरह से आपके पास एक गिरवी रख रहे हैं सिक्योरिटी, कागज के बॉन्ड, वो उनको पैसा देंगे जो बंदे हैं। अब रेपो का मतलब है रीपरचेज, गवर्नमेंट ये बोलेगी हम कुछ दिनों बाद आपसे ये सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, आपका पैसा दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये इसलिए रेपो का मतलब समझो आप, रीपरचेज एग्रीमेंट। गवर्नमेंट पैसा लेगी, गवर्नमेंट ये पैसा देगी इनको, और मतलब गवर्नमेंट एक तरह से इसमें बैंकिंग सेक्टर को पैसा दे रही है, और उनसे सिक्योरिटी ले लेगी इस शर्त पे कि वो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। तो मतलब रेपो में क्या हो रहा है, रेपो में ये हो रहा है कि बैंक को पैसा जा रहा है ना, बैंक को पैसा जा रहा है किस उस पे, कि थोड़े दिनों बाद वो बैंक वापस से वो पैसा दे देंगी, और जो सिक्योरिटी दी है बैंक ने RBI को, वो सिक्योरिटी वापस लेंगे, रीपरचेज। तो रेपो रेट, अगर रेपो रेट RBI बढ़ाता है ना, मान लो RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक के लिए वो पैसा लेना महंगा हो जाएगा। बैंक के लिए पैसा लेना महंगा हो जाएगा तो आगे लैंड नहीं कर पाएगा बैंक, तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। और रिवर्स में क्या होगा, रेपो रेट मान लो कम कर दिया, तो बैंक, सस्ते पे लोन मिल रहा है तो बैंक RBI से तुरंत लोन लेंगी, आगे बढ़ाएंगी, तो इन्फ्लेशन, तो मतलब महंगाई बढ़ेगी। तो रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। रिवर्स रेपो मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि RBI पैसा लेती है और सिक्योरिटी देती है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आप इसको दिमाग में मत रखो, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सोचो। RBI इनको पैसा देगी, RBI मतलब इससे उधार लेगी पैसा और इनको सिक्योरिटी देगी, उल्टा है इसमें। उसमें कौन पैसा ले रहा था रेपो में, बैंक, ठीक है। रिवर्स रेपो में RBI पैसा ले रही है, RBI पैसा ले रही है बैंक से, है ना, और उसको फिर थोड़े टाइम के बाद लौटा देगी। तो रिवर्स रेपो रेट भी जब बढ़ेगा, रिवर्स रेपो है उल्टी चीज, उसमें RBI पैसा ले रही है, लेकिन रेट देखो, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, है ना, रेट जब रिवर्स रेपो का बढ़ेगा तब भी इन्फ्लेशन टारगेट होगा, तब भी इन्फ्लेशन कम होगा। कैसे कम होगा, कि जब रिवर्स रेपो का रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेंगे, बैंक तो भाई उनको तो अच्छा रेट मिल रहा है रिवर्स रेपो का, तो बैंक बाहर क्यों लैंड करेंगे, बाहर मान लो 4% पे लैंडिंग कर रही है वो, है ना,
आरबीआई 5% पे दे रही है रेपो रेट बढ़ा के, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के, तो आरबीआई में पैसा रखेंगी वो अपना, नहीं देंगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है ना। तो रिवर्स रेपो और रेपो दोनों बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और कम होंगे तो सब मनी सप्लाई बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, बैंक रेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रिवर्स रेपो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। बैंक रेट में क्या होता है कि इसको वैसे समझ लो कि एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ये इसलिए था कि एक रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है, जिसमें क्या होती है कि बिजनेस वाले जो होते हैं ना, उनके पास तुरंत पैसा नहीं आता, वो अपना माल इधर से उधर बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ बिल बनाते हैं, वो बिल बैंक को देते हैं कि भाई हम आपको ये पैसा दे देंगे, अभी हमें रिक्वायरमेंट है 25 लाख की, आप हमें दे दो वो पैसा, और हमारा माल हमने वहां दिया है तो वहां से पैसा आ जाएगा, हम आपको दे देंगे, बैंक को वो बोलते हैं। तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं होता, बैंक आरबीआई को देती है कि आप इस ये पैसा दे दो, इस बिजनेसमैन को चाहिए, तो हम आपको वापस लौटा देंगे। मतलब बैंक के पास नहीं तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा। तो ऐसे फ्री में तो नहीं दे देंगी बैंक से आरबीआई, है ना, कुछ पैसा इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, तो वही जिस पे चार्ज करती हैं रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग मतलब जो बैंक दे रही है उसको, कि भाई इतना पैसा काट के, मान लो 25 लाख चाहिए उसे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे आपको 25 लाख तो दे देंगे, लेकिन जब आपको वापस करना पड़ेगा तो आपको 27 लाख देना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट लगा दिया। तो वही बैंक के पास नहीं होता, तो आरबीआई के पास दोबारा री डिस्काउंटिंग दोबारा जाती है। तो जब भी ऑप्शन में री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ऐसा कुछ होगा ना, तो बैंक रेट उसके लिए होता है ये। अगली चीज क्या है, सीआरआर है सर। हाँ, अब सीआरआर क्या है भाई, सीआरआर जो 100 बेसिस पॉइंट कम किया है, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक ना कुछ 3% 4%, जितना भी अभी 3% हो गया, अपना जो कैश है वो आरबीआई के पास रखेगा। इसमें एसएलआर और सीआर में अंतर समझना, आरबीआई के पास रखेगा ये, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें बैंक अपने पास रख सकता है फोर्टनाइटली बेसिस पे, और इस पे अगर नहीं रखते हैं तो इन पे पेनल्टी लगती है। एसएलआर अपने पास रखेगा, और ये एसएलआर हो सकता है सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, दूसरा एक गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, तीसरा कैश की फॉर्म में हो सकता है ना। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की फॉर्म में रखते हैं एसएलआर। तो सीआरआर आरबीआई के पास रखना है, यहाँ पे एसएलआर अपने पास रखते हैं। एसएलआर में सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिलता है, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, है ना। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये दो नई चीज़ें आई हैं भाई, कि रेपो की जगह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, रेपो से जस्ट ऊपर होता है। इसमें क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म मिसमैच, अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, शॉर्ट टर्म में उन्हें पैसा चाहिए, ठीक ठीक है, तो वहां पे बैंक एक रेपो से ऊपर पे इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करके आरबीआई से पैसा ले लेते हैं बैंक्स। आरबीआई से पैसा लेने के लिए मतलब उनको अगर मिसमैच हो रहा है फाइनेंसेस में, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा रेपो से ऊपर, तो उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। इसमें जो बैंक आरबीआई को सिक्योरिटीज देंगी, बैंक जो आरबीआई को सिक्योरिटी देंगी, वो सिक्योरिटी जो एसएलआर वाली सिक्योरिटी उनके पास है, उनके उनमें से भी दे सकती हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दो चीजें। तीसरा, ये रिवर्स रेपो में जैसे आपने पढ़ा है कि आरबीआई लेती है पैसा, तो यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है कि बैंक के पास पैसा है, तो आरबीआई के पास वो पैसा सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें ये फायदा है कि आरबीआई को इसके लिए ना सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी बैंक को, है ना। जैसे रिवर्स रेपो में सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, बॉन्ड वगैरह देने पड़ते थे, यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट, नाम से देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट, कभी भी वो आरबीआई के पास बैंक जाएगी कि ये लो भैया इतना पैसा जमा कर लो, इसके लिए सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये एलएफ कॉरिडोर पहले तो रेपो रिवर्स रेपो के बीच में होता था, लेकिन अब क्या है, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अपर लिमिट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लोअर लिमिट है, 0.5% के आसपास या 0.25% के आसपास है ये। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एलएफ कॉरिडोर, है ना। एमएसएफ सबसे ऊपर होता है, रेपो से भी ऊपर, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इनके बीच का डिफरेंस है, एलएफ कॉरिडोर बोलते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर बैंक को किसी सेक्टर में ये करना है कि भाई इस सेक्टर में पैसा जाना चाहिए, तो बैंक क्या करेगा कि जितना आप उस पर गिरवी रखोगे ना, और जितना पैसा, मान लो गिरवी आप रखोगे 5 लाख, 5 लाख के गहने या कुछ भी गिरवी रखने पे आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है। बैंक को अगर उस सेक्टर में पैसा बढ़ाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, वो कर देगा कि भाई 15 लाख दे दो इसको लोन 5 लाख पे ही, ठीक है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, मान लो आपको 10 लाख लोन लेने के लिए 7 लाख पैसा जमा कुछ गिरवी रखना है,
तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा रहा है, उस सेक्टर में पैसा कम करना चाह रहा है। क्रेडिट रेशनिंग भी वही चीज़ होती है कि पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा भेजना है किसी सेक्टर से, तो क्रेडिट रेशनिंग। मॉरल सुएशन मतलब एक मॉरली वो गाइडलाइंस वगैरह जारी कर सकते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होना चाहिए, ये वो एक तरह से वैसे, है ना। डायरेक्ट एक्शन मतलब एक्शन लेते हैं कि पेनल्टी चार्ज करेंगे बैंक पे, तो वो सारी चीज़ें हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अब इसी में आता है कि बैंक ये सब कर रहा है, ये वाकई में बैंक मतलब आरबीआई, ये जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वाकई में इंप्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड पे, उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मतलब ग्राउंड पे बैंक ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो से पैसा कम कर भी रहे हैं एक्चुअल कंज्यूमर के पास इंटरेस्ट रेट। तो उसमें एक एक एवोल्यूशन आप देख लो। यहाँ पे क्या है ना कि मेंस में एक आ सकता है कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में बैंकिंग सेक्टर में पूछ ले अगर, तो क्या लिबरलाइजेशन हुआ है। तो नरसिम्हन कमेटी बनाई थी इन्होंने 1991 में, उन्होंने बोला था कि आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती हैं बैंक्स, मतलब कि आरबीआई डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करता था किस रेट पे कस्टमर को पैसा देना है, तो उसको हटाओ, लिबरलाइज करो। यानी कि पीएलआर बीपीएलआर, ये टर्म आपने पहले सुनी होंगी। प्राइम लैंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। इनमें क्या होता है कि जो अपना सबसे वर्दी कस्टमर होता था उसको जितना मतलब वर्दी कस्टमर मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा, उसको सस्ते रेट पे मिल जाएगा, ट्रस्ट वर्दी है तो सस्ते रेट पे लोन दे देंगे। उससे कम किसी को, उससे कम पे नहीं देना किसी को, एक बेस रेट सा डिसाइड कर देते, इससे कम रेट पे किसी को लोन नहीं देना, वो होता था। फिर आगे और रिफॉर्म्स हुए तो 2011 के आसपास बेस रेट आया। बेस रेट का मतलब है कि इस रेट से मोस्ट ट्रस्टवर्दी वाली चीज हटा ली, क्योंकि वो सब्जेक्टिव थी। बेस रेट से कम, जैसे मान लो किसी बैंक का जो बेस रेट है ना, उससे कम पे किसी को इंटरेस्ट रेट नहीं देना, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। उसके बाद जनक राज कमेटी, आरबीआई का इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया था जनक राज, डॉक्टर जनक राज के अंदर। उन्होंने बोला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट पे आप डिसाइड करो कितने पे बैंक देंगी। इससे ज़्यादा ट्रांसमिशन कैसे होगा कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब बैंक बैंक पैसा अपने घर से थोड़ी ला रही है, बैंक भी तो कहीं से ले रही है और फिर आगे लोन दे रही है। तो जो एक मतलब एक एक्स्ट्रा लोन देने के लिए, या एक्स्ट्रा मतलब एक एडिशनल यूनिट इन्होंने जो पैसा लिया, मान लो 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया, उसमें जो खर्चा आएगा इनका एक्स्ट्रा बंदे को लोन देने के लिए, वो काउंट करना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन बेटर हो। उसके बाद एक और चीज़ आई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट के बाद, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। मतलब जो बेस जो आपका किस पे आप दोगे अपना लोन, वो या तो आप रेपो रेट से बेंचमार्क करो, ताकि आरबीआई को ये दिमाग में रहे कि हाँ भाई हमने रेपो कम किया तो बैंकों ने कम किया। आप एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो जब आप लैंडिंग कर रहे हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एक लिबरलाइजेशन में एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें ये है कि एक जनरल सा इसका व्यू ये था कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए सोर्स से लेके और जहाँ तक ओशन तक वो वाटर जा रहा है, वाटर मैनेजमेंट की। ऐसा फ्रेगमेंटेड नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन मैनेज कर रहा है, कहीं पे कोई कर रहा है ना। बाकी इसमें कई सारी रिपोर्ट की जिक्र करी गई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वो प्रीलिम्स में काम आया, जैसे वर्ल्ड वाटर डे की बात की है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटरनेशनल ईयर, जैसे इस बार यूपीएससी ने ईयर पूछ लिया ना काफी सारे एक क्वेश्चन में प्रीलिम्स में, तो ये आगे पीसीएस वगैरह सीपीएफ में ये ट्रेंड आने वाला है, आगे भी आने वाला है यूपीएससी में। तो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बोला गया। इसी साल पहला डे मनाया गया 21 मार्च को, मतलब वाटर से जस्ट पहले, ग्लेशियर से वाटर निकलता है ना, तो ऐसे याद रखना कि वाटर से जस्ट पहले 21 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर फर्स्ट टाइम मना गया है। हो सकता है इस बार यूपीपीसीएस में या सीएपीएफ में ये सवाल आ जाए कि वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर, तो ऐसे याद रखना 22 को वाटर डे है, 22 मार्च को वाटर ग्लेशियर से आता है, तो 21 मार्च को ये हो जाएगा। डिकेड ऑफ एक्शन, एक डिकेड्स भी अनाउंस होते हैं। क्रायोस्फीयर साइंस, क्रायोस्फीयर मतलब जो जितने भी ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना जमे हुई बर्फ, उनको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो 2025 से 34 तक ये डिकेड है, 25 से 34 तक क्रायोस्फीयर वाला। ओशन साइंस वाला है 2021 से 2030 तक। ये क्वेश्चन अब पूछने लग गए यूपीएससी पीसीएस। एक और रिपोर्ट है एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस, मतलब कि कहाँ कहाँ पे एक्विफर्स वगैरह हैं, उन वो रिस्क पे हैं, उसका एक एटलस है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रोबेबल। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है। बाकी ये मेन से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी वाटर स्ट्रेस पे। उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम पे 6% जीडी को इम्पैक्ट कर सकता है वाटर स्ट्रेस, और 60 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये आप याद कर सकते हो, 6 6 इसमें कॉमन है। अब ये जो मैंने बताया था इस आर्टिकल में बोला सोर्स टू सी, S2S अप्रोच, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, है ना।
यही सेम चीज मिहिर शाह कमीशन ने भी बोला था इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि जो डिफरेंट कि भाई सरफेस वाटर के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन है, ग्राउंड वाटर के लिए ग्राउंड वाटर बोर्ड है। तो एक ही बॉडी बनाओ ना वाटर के लिए, एक ही मिनिस्ट्री बनाओ, इतनी सारी मिनिस्ट्री बना रखी है, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई जैसे। तो ये इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन की बात किसने कही थी? मीर शाह कमीशन ने। ये मेंस में आप लिख सकते हो कमीशन के रिकमेंडेशन को। इंडिया में वाटर पॉलिसी 1987 में पहले आई थी, उसके बाद उसी को रिवाइज करने के लिए डिफरेंट कमिटीज बनाई गई हैं। अब ये आप इसको एग्जाम्पल को ग्लेशियर टू सी में कैसे लिख सकते हो मेंस में, कि ग्लेशियर से लेके सी तक जितने भी अप्रोचेज आप अपना सकते हो, हर एक बूंद को आपको बचाना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आने वाली है। इंडिया ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री है, ठीक है। 1700 क्यूबिक मीटर पानी पर पर्सन पे इंडिया में होना चाहिए था, मतलब वाटर स्ट्रेस उससे नीचे होगा तो उस वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाएगा। इंडिया में 1545 के आसपास कुछ है, ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री है। 1000 से नीचे जाएगा तो वाटर रिस्क वो पूरा ही वो चला जाएगा। अब इसमें वाटर स्कर्स में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि रिचार्ज करना है, उसको बार बार रिसाइकल करना है, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मतलब वो जो आपका वॉश बेसिन का पानी है उसको वैसी टास्क नहीं होती कि कूलर वगैरह गार्डनिंग वगैरह उस सब में यूज़ करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में बात की गई है। अब ये G7 में प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है कनाडा में, ये रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए कनाडा में होने वाला है 51st, तो वहाँ पे इनवाइट किया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, आर्ट इस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए हमें। स्ट्रेटेजी ये है कि G7 क्या है भाई। G7 1975 में ऑयल क्राइसिस, जो ऑयल एम्बार्गो लगाया था ओपेक ने, उसके रिस्पॉन्स में एक ग्रुप बनाया था डेवलप्ड नेशंस ने 1975 में। तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट वगैरह कुछ भी नहीं है। तब यहाँ 6 कंट्रीज थी, है ना, जो अभी हैं, जैसे इटली है, जर्मनी है, यूके, यूएस, है ना, जापान है। बाद में फिर कनाडा ने ज्वाइन कर लिया था, G7 बन गया था। फिर रशिया ने, यूएसएसआर ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो G8 बन गया था। लेकिन क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद फिर उसे सस्पेंड कर दिया, फिर से G7 बन गया। 50वां समिट जो था वहां भी गए थे प्राइम मिनिस्टर जी, इटली में हुआ था वो, है ना। और ये 51st है, कनाडा में होने वाला है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है G7 की? कभी कभी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, खासकर वहां जहाँ इंडिया को इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये G7 एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है जहाँ पे इंडिया को 2019 से बुलाया जा रहा है। तो इंडिया का ये देखो ना कितना सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। दूसरा क्या चीज़ है कि इसका एक पार्टनरशिप फॉर फॉर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII है, जो कि 48 समिट था यूके में इनका, वहाँ पे अनाउंस किया था। ये किसके? चाइना के OB वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ है। चाइना वहाँ पे अपनी हेजेमनी बना रहा है ताकि लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बढ़ाया जा सके। तो ये सारी कंट्री मिलकर PGII बना रही हैं। इसके अंदर इंडिया जिसमें पार्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है ना, IMEC, वो G20 के टाइम पे इंडिया ने लॉन्च किया था, वो भी इसी PGII के अंडर है। तो देखो कितना सिग्निफिकेंट इंडिया इसमें रोल निभा रहा है, ठीक है। बाकी जो आपने FATF पढ़ा होगा, टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी G7 के 1989 सबमिट हुआ था ना, उसके टाइम पे बना था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, OECD के पास, ठीक है, FATF। इसकी 2 लिस्ट होती हैं, आपको पता है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का नाम है ना कॉल फॉर एक्शन, कहीं पूछ ले कॉल फॉर एक्शन ये क्या है, तो ये ब्लैक लिस्ट का ऑफिशियल नेम है, कॉल फॉर एक्शन। और ग्रे लिस्ट का ऑफिशियल नेम है अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स और फाइनेंस कर रहा है, तो ये मैपिंग में आ सकता है। लॉबिटो कॉरिडोर क्या है? अंगोला, DRC, जैम्बिया। अंगोला में है लॉबिटो, एक म्यूनसिपैलिटी है उनकी, अंगोला, DRC, जैम्बिया। लुजोन कॉरिडोर फिलीपींस में है। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये साहेल रीजन अफ्रीका में। ये सारे इनिशिएटिव्स के अंडर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मैपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट मुझे लगे, एक नेवी ने सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अरनाला करके लॉन्च की है। ऐसी 16 शिप ये लॉन्च करेंगे, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन जितनी भी उनकी रिकॉनेसेंस, उनकी सर्वेलेंस वगैरह करेंगे, ठीक है, रेस्क्यू वगैरह। तो अरनाला नाम रखना, पहली शिप है ये। 16 शिप लॉन्च करने वाले हैं, डीजल इंजन से चलती है, विशाखापट्टनम में लॉन्च हुई है। और GRC ये जो शिप मैन्युफैक्चरर है, GRC ये कोलकाता में है, ठीक है। इसने ये PPP L&T के साथ करके बनाई है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि 80% इंडिजिनस कॉन्टेंट इसमें है। नेवी आत्मनिर्भर भारत में बहुत आ गया है भाई, ठीक है, तीनों फोर्सेज में। तो ये आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो डिफेंस में, इंडिजनाइजेशन वगैरह में, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए अरनाला क्या है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं।
दूसरा ये आर्टिकल था कि भाई ये जो पुअर प्रिजनर के लिए स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, प्रिजन रिफॉर्म्स मेंस का टॉपिक है, उसमें आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। और आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें 2 बार क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में। ठीक है। स्कीम फॉर, मतलब इसमें क्या कर रही है कि जो भी पुअर अंडर ट्रायल हैं या प्रिजनर हैं, वो कभी कभी उनको बेल नहीं मिल पाती क्योंकि बेल अमाउंट नहीं पे कर पाते। तो गवर्नमेंट उनको एक बेल अमाउंट दे रही है 40,000 तक, उसका केस टू केस बेसिस पे, ताकि वो अंडर ट्रायल बेल अमाउंट पे करके उनको बेल मिल सके। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, स्कीम है, जो आप लिख सकते हो प्रिजन रिफॉर्म्स में, है ना, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स में जहाँ पे एक प्रिजन कंपोनेंट है वहाँ पे लिख सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में 69 to 70% जेल अंडर ट्रायल के द्वारा भरी हुई है। अंडर ट्रायल वो लोग होते हैं जिनको कन्विक्ट अभी बोला नहीं है कि कन्विक्ट हैं, वो उनका अभी ट्रायल ही चल रहा है। जुडिशियल डिलेज आपको पता ही है कितने सारे, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो वो अंडर ट्रायल ही चल रहे हैं अभी, है ना, जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं वो भी, उनका भी फैसला नहीं हुआ है। तो वो बेफालतू, मतलब वो वाला होता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो उस प्रिंसिपल की तरह वजह से ये बेचारे बेफालतू में सजा काट रहे हैं। तो 69% है सोचो, और उसमें मेजोरिटी पुअर है, तो उन्हीं के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का ये यहाँ पे हो गया, इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। बाकी जो करंट में जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं उसमें जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, सीएपीएफ के ऐसे में आ सकता है, उसके मैं क्वेश्चन विद मॉडल आंसर टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। जैसे आज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पर रिलेटेड डाला था, कल कास्ट सेंसस पे डाला था, ठीक है, उससे पहले डिलिमिटेशन पे डाला था मैंने। तो ये आप डेली एक करोगे ना, मतलब धीरे धीरे एब्जॉर्ब करोगे, तो आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी आंसर राइटिंग या आपका जो कंटेंट है धीरे धीरे ही बढ़ता है। इसमें एक दिन में आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, जिसका चैनल का लिंक मेरे, मतलब जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। बाकी चैनल का नाम है मेरा @divyanshu singh 5301। ठीक है। तो वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो कल डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।